गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ चुके थे बायसिंग ऑफ डायोड, और बायसिंग ऑफ डायोड के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसे हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस जीरो। और जब भी हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। इन अदर वर्ड्स, हमने कंक्लूड किया था कि डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और ये करंट को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में बहने देता है, एंड दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम P टू N। अब डायोड की इसी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण हम डायोड को AC वोल्टेजेस को DC वोल्टेजेस में बदलने के काम लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डायोड की बिगेस्ट एप्लीकेशन है दैट इज टू कन्वर्ट AC इनटू DC, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड की, तो हम कहते हैं कि इसको रेक्टिफायर बनाने के काम लिया जाता है। तो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास में दो तरह के रेक्टिफायर्स हैं, द वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, द अनदर वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमको दो रेक्टिफायर्स पढ़ने हैं, द वन इज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, द अनदर वन इज ब्रिज वेव रेक्टिफायर। हम इन सभी रेक्टिफायर्स के बारे में वन बाय वन करके बातें करेंगे, पर आइए सबसे पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट दिखाया गया है, और आप देख सकते हैं कि जिस भी AC सिग्नल को रेक्टिफाई करना है, जिस भी AC वोल्टेज को हमको DC में बदलना है, उसको हम प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर पर एक डायोड को लगाया गया है जो कि रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, और लोड रेजिस्टेंस को लगाया गया है जहां पर हमको आउटपुट चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, तो ये सेकेंडरी वाली वाइंडिंग जितना भी डिजायर्ड AC वोल्टेज होगा उसको टर्मिनल्स A और B के अक्रॉस अपीयर कराएगा। दैट सिंपली मींस टर्मिनल्स A पर जो वोल्टेज अपीयर होगा वो भी ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसा दिखता है, आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज एट टर्मिनल A यहां पर शो किया गया है वो एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी पोलैरिटी समय के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स में बदल रही है। तो आप खुद सोचिए कि अगर वोल्टेज एट A टर्मिनल बार बार समय के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी में चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि इस डायोड की जो बायसिंग है वो भी समय के साथ में चेंज होगी। और अगर डायोड की बायसिंग समय के साथ में चेंज होगी तो हम कह सकते हैं कि कभी डायोड कंडक्ट करेगा और कभी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और यही कारण है कि हमको लोड रेजिस्टेंस पर भी कभी आउटपुट मिलेगा और कभी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आइए इसी की वर्किंग को डिटेल में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको वोल्टेज एट A शो किया गया है, और समय के हिसाब से हम कहते हैं कि सबसे पहले वोल्टेज एट A होता है पॉजिटिव। तो जब आप कहते हैं कि वोल्टेज एट A पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज एट A हाई पोटेंशियल पे है विद रेस्पेक्ट टू B, यानी कि आपका वोल्टेज एट A अगर पॉजिटिव है तो B कैसा है, नेगेटिव। अब जब ऐसा होता है तो आप देखिए क्या होता है, जो आपका P साइड ऑफ द डायोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और जो N साइड ऑफ द डायोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। जब P साइड पॉजिटिव टर्मिनल से और N साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायोड है अब फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो हम कह सकते हैं कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय शॉर्ट सर्किट, दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस जीरो। और अगर ये रेजिस्टेंस जीरो की तरह बिहेव करेगा तो हम कह सकते हैं कि जितना भी वोल्टेज इस टर्मिनल A और B पर अपीयर हो रहा था वो सारा का सारा ड्रॉप इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। दैट सिंपली मींस इस डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स, आप कह सकते हैं कि जितना भी वोल्टेज A टर्मिनल पर अपीयर होता था वो सारा का सारा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखेगा। आप देख सकते हैं कि आउटपुट पर जो वोल्टेज दिख रहा है वो बिल्कुल वही है जो कि हमको इनपुट ऑफ टर्मिनल A पर मिल रहा था। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय बाद वोल्टेज एट A क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सोचिए जब वोल्टेज एट A कुछ समय बाद नेगेटिव हो जाएगा तो ये टर्मिनल होगा लो पोटेंशियल पे, पर B होगा हाई पोटेंशियल पे। और ऐसा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो P है वो लो पोटेंशियल से और N हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यानी हमारा जो ये डायोड पहले फॉरवर्ड बायस हुआ करता था अब नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जाएगा।
तो बताइए अगर ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो हम कहेंगे ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, और अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हम कह सकते हैं कि इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो हम कह सकते हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। यही कारण है कि फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल हम आउटपुट पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिखाते हैं। दैट सिंपली मींस वी आउट कम्स आउट इक्वल्स टू 0। अब देखिए समय के हिसाब से वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो आप कहते हैं कि वोल्टेज एट ए वापस से हो जाता है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, डायोड हो जाता है फॉरवर्ड बायस यानी कि शॉर्ट सर्किट, और आप कहते हैं कि ये सारा का सारा वोल्टेज वापस से आरएल के अक्रॉस अपीयर होता है। दैट सिंपली मींस जितना भी इनपुट पे होता है वापस से हमको आउटपुट पे नजर आने लग जाता है। फिर समय के हिसाब से आती है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है आप कहते हैं कि ये डायोड हो चुका है रिवर्स बायस। अगर ये डायोड हो चुका है रिवर्स बायस तो ये हो जाता है ओपन सर्किट, और आप कहते हैं कि अब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसीलिए आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लिख देते हैं वी आउटपुट इक्वल्स टू 0। तो अगर आप बड़े ध्यान से इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट मिल रहा है उसको देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा वोल्टेज मिल रहा है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स में ऑल्टरनेट नहीं कर रहा है। अगर आप इनपुट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स में ऑल्टरनेट कर रहा था, इसीलिए इसका नाम था ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। बताइए आप देखेंगे इस आउटपुट वोल्टेज को तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वो पीक्स के अंदर ऑल्टरनेट नहीं कर रहा है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि हमने ऐसे वोल्टेज को जो कि ऑल्टरनेटिंग था एक ऐसे वोल्टेज में बदल दिया है जो कि ऑल्टरनेटिंग नहीं है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि हम एसी को डीसी में बदल चुके हैं। हम एसी को डीसी में बदल चुके हैं। पर यहां पर एक नोटिस करने लायक बात यह है कि आप देख सकते हैं कि आपको ये जो डीसी वोल्टेज मिला है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए मिला है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा था 0। यही कारण है कि आप कहते हैं कि ये जो रेक्टिफायर है, क्योंकि आपको यहां पे आउटपुट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए मिलता है, आप कहते हैं कि यह है हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हमको रेक्टिफिकेशन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल्स के लिए मिल रहा है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स के लिए मिल रहा है। आप कहते हो कि हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किया है, और इस तरह के सर्किट को नाम दे दिया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब क्योंकि हमको आउटपुट सिर्फ आधी साइकिल्स के लिए मिल रहा है, इसीलिए इस सर्किट की जो एफिशिएंसी होती है वो भी 50% से कम होती है। और अगर मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी की तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 40.6%। अब जैसे ही मैं एफिशिएंसी 40.6% कहता हूं तो हम सबके मन में डाउट आती है कि सर हमको हाफ साइकिल्स के लिए आउटपुट मिल रहा था। दैट सिंपली मींस हमको एफिशिएंसी 50% मिलनी चाहिए थी। पर बेटा हमको एफिशिएंसी 50% नहीं बल्कि लगभग 40.6% मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द एनर्जी है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमको जो हाफ वेव रेक्टिफायर से मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही होती है एंड दैट इज इक्वल्स टू 40.6%। तो आइए जितनी भी बातें हमने अभी तक की है दैट सिंपली मींस द वर्किंग ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हम एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं और एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो समझते हैं कि हमने कहा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो वोल्टेज एट ए होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब वोल्टेज एट ए पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। जो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो हम कहते हैं कि डायोड क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, और अगर डायोड क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है तो हम कहते हैं कि सारा का सारा जो वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस पे अपीयर होगा, इसीलिए हमको आउटपुट मिल जाता है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल। पर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है आप कहते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज एट ए क्या हो जाता है, नेगेटिव। अगर वोल्टेज एट ए नेगेटिव हो जाता है तो आप कहते हैं कि बायसिंग ऑफ डायोड हो जाती है रिवर्स बायस्ड, और अगर डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। दैट सिंपली मींस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, इसलिए अपने को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई आउटपुट नहीं मिलता है। क्योंकि हमको आउटपुट सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल्स के लिए मिल रहा होता है, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दैट इज ऑल अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आइए समझते हैं कि इसी हाफ वेव रेक्टिफायर से किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आप देख सकते हैं
कि आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इफ इन अ पीएन जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एज शोन देन द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस द आरएल विल बी। आपको यहां पर एक एसी सिग्नल दिखाया गया है, पर यह जो एसी सिग्नल है अब साइनोसोडल सिग्नल नहीं बल्कि एक स्क्वायर वेव सिग्नल है। यह साइन वेव के फॉर्म में नहीं है बल्कि यह स्क्वायर वेव सिग्नल है। तो आप देख सकते हैं कि यह भी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स के अंदर ऑल्टरनेट कर रहा था। सबसे पहले हमारे पास में आता है -5 वोल्ट, फिर आता है हमारे पास में +5 वोल्ट, फिर आता है हमारे पास में -5 वोल्ट। आपको बताया गया है कि आपके पास में अगर इस तरह का सर्किट है जो कि एक रेक्टिफायर जैसा सर्किट दिख रहा है, तो बताओ इसके आरएल के अक्रॉस हमको आउटपुट कैसा मिलेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करते हैं जैसा कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सॉल्व कर रहे थे। दैट सिंपली मींस हम सबसे पहले कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंगली हमको मिलती है नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या मिलती है? नेगेटिव हाफ साइकिल, बिकॉज यहां पे हमको मिल रहा है -5 वोल्ट। तो जब हमको पहली बार यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल मिलती है तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनल है नेगेटिव पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल है पॉजिटिव पोटेंशियल पे। और अगर ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो आप कहेंगे कि ये डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस। और अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया है तो इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दैट सिंपली मींस इस आरएल के अक्रॉस भी कोई ड्रॉप नहीं होगा। यही कारण है कि आप कहोगे कि आउटपुट पे आएगा 0 वोल्ट। आउटपुट पे कितना आएगा? 0 वोल्ट। तो देखिए आपने यहां पर 0 वोल्ट को प्लॉट कर दिया है फॉर द फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर द फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। अब आप देख सकते हैं कि समय के हिसाब से कुछ समय बाद हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलने लग जाएगी। दैट सिंपली मींस 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको मिलने लग जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि जब हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी तो ये वाला टर्मिनल अब होगा हाई पोटेंशियल पे और ये वाला टर्मिनल होगा अब लो पोटेंशियल पे। जब ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डायोड है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और अगर हमारा डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस तो हम कह सकते हैं कि जितना भी वोल्टेज यहां पर अपीयर हो रहा है वो सारा का सारा इस लोड रेजिस्टेंस पे दिखेगा। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि ये 0 से 5 वोल्ट का जितना भी सिग्नल था वो सारा का सारा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको लोड रेजिस्टेंस पे अपीयर हो जाती है। अब इसके बाद में वापस से आती है नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है हम कहते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आरएल वापस से आ जाता है 0। दैट सिंपली मींस हमको वापस से क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमको आउटपुट मिल रहा है अक्रॉस द आरएल वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। दैट इज पहले 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे आपको एक स्क्वायर वेव सिग्नल दिखा रखा है जो कि वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट एंड देन अगेन 0 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कहता है द आउटपुट अक्रॉस द डायोड इन द गिवन सर्किट इज। अब आपको यहां पर यह समझना है कि हमको डायोड के अक्रॉस आउटपुट चाहिए। हम इस बार लोड रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस आउटपुट नहीं निकाल रहे, हम कहां पे आउटपुट निकाल रहे हैं? अक्रॉस द डायोड। पर जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर को सॉल्व कर रहे थे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि यहां पर लगा दिया गया है एक एसी सिग्नल, दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी। यहां पर है एक रेजिस्टर आर और यह है डायोड डी। हमको इसी के अक्रॉस क्या चाहिए? आउटपुट। और हम इस आउटपुट को यहां पर प्लॉट करेंगे। ये जो भी आउटपुट हमको यहां पे मिल रहा है इसको हम यहां पे प्लॉट करेंगे। पर सबसे पहले समझने लायक बात यह है कि जो हमको एसी सिग्नल मिल रहा होगा वो कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। और अगर एसी सिग्नल हमको कुछ इस तरह से मिल रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि समय के हिसाब से अगर मान लें कि सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो अगर समय के हिसाब से सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो आप कहते हैं कि ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और ये वाला टर्मिनल होता है लो पोटेंशियल पे। जब ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होता है तो आप कहते हैं कि जो पी साइड ऑफ द डायोड है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और जो एन साइड ऑफ द डायोड है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। बताइए, जब पी साइड ऑफ द डायोड हाई पोटेंशियल से और एन साइड ऑफ द डायोड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा तो डायोड कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। और अगर डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस तो हम कह सकते हैं कि उसको आप रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। और अगर आप उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो आप कहेंगे कि यहां पर आउटपुट पर हमको 0 वोल्ट मिलेगा। क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस 0 है तो यहां पर कोई ड्रॉप नहीं आएगा, इसलिए आप क्या कहेंगे? आपको यहां पे आउटपुट कितना मिलेगा? 0। तो आप कह सकते हैं कि पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको क्या मिला? 0। पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको क्या मिला? 0।
अब देखिए मैं यहां पे आउटपुट को प्लॉट कर रहा हूं, तो लेट मी से कि ये है आउटपुट वी आउट, और पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको मिल रहा था 0। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, आप कहते हैं कि वोल्टेज एट दिस टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। दैट सिंपली मींस ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। और अगर ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, तो आप कह सकते हैं कि ये जो डायोड है अब हो चुका है रिवर्स बायस। और आप खुद सोचिए कि जब डायोड रिवर्स बायस होता है, तो बताइए क्या उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं? दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बड़े ध्यान से सोचना आपने क्या बोला। आप कहते हैं कि इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के इक्विवेलेंट मान रहे होते हैं। अब एक छोटी सी बात बताओ कि अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और एक वोल्टेज सोर्स होता है, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक छोटा रेजिस्टेंस और एक बड़ा रेजिस्टेंस, तो बताइए वोल्टेज का बड़ा ड्रॉप कहां पे आता है? तो आप कहेंगे कि वोल्टेज का बड़ा ड्रॉप बड़े वाले रेजिस्टेंस पे आता है। तो आप खुद सोचिए कि ये छोटा रेजिस्टेंस है और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और ये लगा है एसी वोल्टेज। तो बताओ इस एसी वोल्टेज का बड़ा ड्रॉप कहां पे आएगा? तो आप कहेंगे इस एसी वोल्टेज का बड़ा ड्रॉप इस डायोड पे आएगा। अगर मैं कह दूं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे कि इस वोल्टेज का सारा ड्रॉप इस डायोड पे आएगा। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि जितनी भी नेगेटिव हाफ साइकिल थी वो सारी की सारी इस डायोड के अक्रॉस अपीयर होगी। इन अदर वर्ड्स, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल हम कहते हैं कि जो डायोड के अक्रॉस है, हमको नेगेटिव हाफ साइकिल एज इट इज अपीयर होती हुई मिल जाती है। बताओ क्या हम एक साइकिल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं? जब हम एक साइकिल ऑफ एसी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो बताइए इसके बाद तो एसी की वही साइकिल रिपीट होगी। और अगर एसी की वही साइकिल रिपीट होगी, तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट भी एज इट इज रिपीट होगा। दैट सिंपली मींस हमको वापस से 0 मिलेगा और उसके बाद वापस से नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो कुछ इस तरह का मिलना चाहिए। दैट सिंपली मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो कुछ भी नहीं, पर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिलना चाहिए अक्रॉस द डायोड। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर मैं चेक करूं, तो पहला ऑप्शन कहता है वुड बी 0 ऑल द टाइम। डायोड के अक्रॉस आउटपुट जो है वो हर वक्त 0 होगा। यह बात बिल्कुल गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद पॉजिटिव हाफ साइकिल्स इन द आउटपुट। बताओ ये हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा आउटपुट दे तो रहा है, पर हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल्स नहीं बल्कि नेगेटिव हाफ साइकिल्स मिल रही हैं। और अगर हमको नेगेटिव हाफ साइकिल्स मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है। अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड वाला ऑप्शन कहता है वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद नेगेटिव हाफ साइकिल्स इन द आउटपुट। बताओ क्या ये ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है? तो हम कहते हैं कि हां यही हमारा आंसर है। दैट सिंपली मींस थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। तो ये बात रही इस क्वेश्चन की। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक रेक्टिफायर सर्किट दिखा दिया गया है। अब आइए मैं इस रेक्टिफायर सर्किट को डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जिस भी एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करना है उसको हमने प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर पे दिखा दिया है। आप देखिए ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर है, और यहां पर इनपुट वोल्टेज लगा दिया गया है VI, और इस VI को ही यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यह है एक एसी वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज है, एक एसी वोल्टेज है। अब आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी साइड है वहां पर आपको डायोड्स D1 और D2 दिखा दिए गए हैं जो कि रेक्टिफिकेशन में मदद करेंगे, और लोड रेजिस्टेंस R भी दिखा दिया गया है जहां पर हमको आउटपुट चाहिए। अगर हम इसी सेकेंडरी की थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करें, तो लेट मी से कि ये जो टर्मिनल है ये है A टर्मिनल, ये वाले टर्मिनल को मैं मान लेता हूं B टर्मिनल, और ये वाला जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को मैं कह देता हूं C टर्मिनल। और लेट अस से कि ये जो टर्मिनल है, ये जो कॉमन पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूं X टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं कि जो P साइड ऑफ द डायोड D1 है वो A टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी से कनेक्टेड है, और P साइड ऑफ द डायोड D2 है वो B टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी से कनेक्टेड है। और जो N साइड ऑफ इन दो डायोड्स की हैं वो इस कॉमन पॉइंट X से कनेक्टेड है। जो N साइड ऑफ डायोड D1 है वो भी X से कनेक्टेड है, जो N साइड ऑफ डायोड D2 है वो भी X से कनेक्टेड है। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों के जो N साइड्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट X से कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस R है उसको कॉमन पॉइंट X और सेंटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पे टर्मिनल C दिखाया गया है, एंड दैट इज शोन एट जस्ट द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी।
क्योंकि हम लोड रेजिस्टेंस R को कॉमन पॉइंट X और सेंटर ऑफ द सेकेंडरी पे कनेक्ट करते हैं, यही कारण है कि इसका नाम पड़ जाता है सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम पड़ जाता है? सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। अब सेंटर टेपिंग का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। सेंटर टेपिंग का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास में सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं 100। कितनी वाइंडिंग्स हैं? 100। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर सेंटर टेपिंग की गई है, जहां पर सेंटर टेपिंग की गई है, दैट सिंपली मींस जहां पर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है एट पॉइंट सी, तो इस पॉइंट सी के ऊपर 50 टर्न्स होंगे और इसी पॉइंट सी के नीचे 50 टर्न्स होंगे। दैट सिंपली मींस हमने जो कनेक्शन किया है वो बिल्कुल बीचों बीच में किया है। तो दैट इज अबाउट द सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। अब आइए और आगे की बातें करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी सर्किट के अंदर आपको यहां पे टर्न रेशियो दिया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का, एंड दैट इज 1:2। यानी आप कह सकते हैं कि NP/NS की वैल्यू क्या है? 1:2। तो मैं यहां पे लिखते जाता हूं कि हमको जो जो दिया गया है, अपन कह सकते हैं कि हमको यहां पर जो डिटेल मिली गई है या दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह देते हैं कि यहां पर जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है दैट इज N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी इज इक्वल्स टू 1:2 है। अब एक और छोटी सी बात बताइए, आपको ये पता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऐसा रिलेशन आप पढ़ते थे दैट NP/NS जो होता है, क्या वो इक्वल्स टू VP/VS लिखा जा सकता है? दैट सिंपली मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी एंड वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप बताइए, अगर इस NP/NS की वैल्यू 1/2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो VS की वैल्यू है वो यहां पे निकल के आती है ट्वाइस ऑफ VP। अगर VS की वैल्यू हमारे पास में ट्वाइस ऑफ VP निकल के आती है, तो बताइए क्या हमने इस प्राइमरी के क्रॉस इस VI को ही कनेक्ट किया है क्या? तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास में VS की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VI। ये रिलेशन हमको मिलता है यहां से। दैट सिंपली मींस इस सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर जितना वोल्टेज अपीयर होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VI। और आप जानते हैं क्योंकि ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है तो VI ही ऊपर अपीयर होगा इस सेंटर टेपिंग के और VI ही नीचे अपीयर होगा इस सेंटर टेपिंग के। दैट सिंपली मींस VI प्लस VI इज 2VI। अब आइए बात करते हैं इस सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की। तो आप समझ ही सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज सबसे पहले हमारे पास में आती है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब हमारे पास में पहली बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो लोड रेजिस्टेंस पे कैसे आउटपुट मिलता है इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो आइए बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हम कहते हैं कि जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो जो इनपुट वोल्टेज होता है वो होता है पॉजिटिव। तो जो हमारे पास में इनपुट वोल्टेज होता है पॉजिटिव, तो हम कह देते हैं कि वोल्टेज एट दिस टर्मिनल A इज लेट्स से पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल B। अगर वोल्टेज एट A इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू B, तो हम कह सकते हैं कि A हाई पोटेंशियल पे और B कहां पे है? लो पोटेंशियल पे। और अगर A हाई पोटेंशियल पे है, B लो पोटेंशियल पे है, तो आप जानते हैं कि हम इसको कह रहे थे टर्मिनल C। तो टर्मिनल C का जो पोटेंशियल होगा वो A और B के बीच का होगा। दैट सिंपली मींस A से तो कम होगा पर B से ज्यादा होगा। अब क्योंकि इस टर्मिनल का पोटेंशियल A से कम है इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये हाई तो ये लो, और क्योंकि इस C का पोटेंशियल इस B से ज्यादा है इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये लो तो ये हाई। इसीलिए आपने रिप्रेजेंटेशन दिखाया प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जब आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो बड़े ध्यान से सोचिए कि बताओ अगर A टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा तो जो हमारा डायोड D1 था उसका जो P साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड पाया जाएगा, और अगर P साइड ऑफ द डायोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा तो हम कहेंगे डायोड D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। और क्योंकि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता था हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते जैसा कि यहां पे दिखाया गया है। अब बताइए अगर D2 की बात करें तो D2 जो है उसका जो P है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। अगर D2 का जो P है अगर वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था तो आप कहेंगे कि जो D2 है वो रिवर्स बायस हो चुका है, यानी कि हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और अगर आप उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे तो आपने यहां पर भी ओपन सर्किट का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक डायोड है D1 जो कि है फॉरवर्ड बायस जिसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, दूसरा डायोड है D2 जो कि हो गया रिवर्स बायस, उसको हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लोअर वाला लूप है वो कंडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेगा, बिकॉज लोअर लूप तो कंडक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया है।
तो इसका मतलब अब ये कह सकते हैं कि जो अपर लूप है सिर्फ वहीं पर करंट फ्लो होगा, और अगर अपर लूप में करंट फ्लो होगा तो दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट अपर लूप में बह जाएगा। अब एक छोटी सी बात नोटिस कीजिए कि बताओ यहां पर जो वोल्टेज अपीयर होता था दैट वाज VI, यहां पर जो वोल्टेज अपीयर होता था दैट वाज VI, और अगर ये हो गया है शॉर्ट सर्किट यानी रेजिस्टेंस 0, यानी कि इस वोल्टेज का यहां पर तो कोई ड्रॉप नहीं आएगा, और अगर यहां पर ड्रॉप नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि इस सेकेंडरी में यहां पर इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज अपीयर होता था वो सारा का सारा वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। दैट सिंपली मींस ये जो V0 की वैल्यू होगी ये VI के बराबर आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि V0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, VI की बराबर आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी वोल्टेज यहां पर था वो सारा का सारा अब इस लोड रेजिस्टेंस पे ड्रॉप करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो V0 बनाया गया है वो बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा कि इनपुट पॉजिटिव साइकिल दिखाई गई है। अब आप जानते हैं कि कुछ समय बाद हमारे पास में आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो ये सर्किट कैसे काम करता है समझते हैं। तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो टर्मिनल है ये होगा लो पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल होगा हाई पोटेंशियल पे, और अगर ये टर्मिनल होगा लो पोटेंशियल पे ये हाई पोटेंशियल पे, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो इससे तो ज्यादा होगा और इससे कम होगा। अगर इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा तो हम इसके रेस्पेक्ट में इसको प्लस दिखाएंगे, और अगर इसका पोटेंशियल इससे कम होगा तो हम इसके रेस्पेक्ट में इसको माइनस दिखाएंगे। दैट सिंपली मींस प्लस माइनस दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस है तो जो हमारे डायोड का P था वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड पाया गया, और अगर डायोड का P नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड पाया गया तो हम कह सकते हैं कि ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। और क्योंकि यहां पर जो P था वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड पाया गया, हम कहेंगे कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अब ऐसा होने की वजह से आप कह सकते हैं कि जो अपर वाला लूप है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो भी कंडक्शन होगा इस बार वो सिर्फ और सिर्फ लोअर लूप के कारण होगा। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये हो चुका है शॉर्ट सर्किट तो यहां पर इस वाइंडिंग के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज बनता था दैट वाज VI, वो सारा का सारा इस लोड रेजिस्टेंस R के ऊपर अपीयर करेगा। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि जितना भी इनपुट पे वोल्टेज था वो सभी का सभी आउटपुट पे आ जाएगा, और हम कहते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो आउटपुट मिलता है वो भी एज इट इज मिल जाता है। पर जैसे ही मैं ये आउटपुट बनाता हूं हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, दैट इज कि आपने जब पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाई तो ऊपर बना दी, आपने कहा कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो भी आउटपुट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि इनपुट पे था। तो बताइए आपने नेगेटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव की जगह न दिखा के ऊपर क्यों दिखा दिया? तो इसका कारण यह है कि जो हम आउटपुट हैं वो लोड रेजिस्टेंस R पे नोट कर रहे हैं, और अगर आप लोड रेजिस्टेंस R को बड़े ध्यान से देखो तो उस लोड रेजिस्टेंस R के अंदर दोनों ही केस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। आप देख सकते हैं कि इस लूप के अंदर भी जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो लोड रेजिस्टेंस में राइट से लेफ्ट एंटर कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इस लूप के अंदर भी जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो राइट से लेफ्ट एंटर कर रहा था। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन सेम था, यूनी डायरेक्शनल था, इसीलिए वोल्टेज को भी यूनी डायरेक्शनल शो किया जाता है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स के लिए अब आउटपुट पे एक यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज मिल जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम AC को DC में बदल चुके हैं। और आप यह भी नोटिस कर सकते हैं कि इस बार हमको जो आउटपुट मिला है वो दोनों ही साइकिल्स के लिए मिल रहा है, और क्योंकि जो आउटपुट है वो दोनों ही साइकिल्स के लिए मिल रहा है इसीलिए हम कहते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। हमको एक बार आउटपुट मिला D1 के कंडक्ट करने के कारण, हमको एक बार आउटपुट मिला D2 के कंडक्ट करने के कारण। बताओ इसके बाद में AC साइकिल्स ऐसे ही बार बार रिपीट करेगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो लूप्स हैं ये ऑल्टरनेटली कंडक्ट करते रहेंगे पर हमको दोनों साइकिल्स में आउटपुट मिलता रहेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि जो आउटपुट है वो कैसा है, फुल वेव रेक्टिफायर जैसा है। तो आइए इसी वर्किंग को एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहां पे लिखा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 जो होता है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। डायोड D2 क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। और जो वोल्टेज अक्रॉस द RL है वो हमको मिल जाता है, बताओ किसके कंडक्ट करने के कारण, डायोड D1 के कंडक्ट करने के कारण, अपर लूप के कंडक्ट करने के कारण।
अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो हम कहते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 तो ओपन सर्किट हो चुका है, पर डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है, वो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा। यानी डायोड D2 कंडक्ट करेगा और हमको जो आउटपुट मिलेगा अक्रॉस द RL वो हमको डायोड D2 के कारण मिल जाएगा, पर हमको अभी भी आउटपुट मिल जाएगा। दैट सिंपली मीन्स हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स के लिए आउटपुट अक्रॉस द RL मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक AC सिग्नल को एक कंप्लीट DC सिग्नल में बदल चुके हैं। हमको दोनों साइकिल्स के लिए AC DC में बदलता हुआ मिलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक और बात नोटिस करने लायक है, वो ये कि क्योंकि यहां पर हमको दोनों साइकिल्स के लिए आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में जस्ट डबल होती है। आप जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की होती थी 40.6% एफिशिएंसी, तो हम कह सकते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है वो 81.2% होती है। द रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट वी कैन विड्रॉ फ्रॉम दिस सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2%. नाउ दैट इज ऑल अबाउट द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट रेक्टिफायर सर्किट की, दैट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि आखिरकार हमको इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की जरूरत क्यों पड़ जाती है, तो उसके बहुत ही सिंपल से कारण है। वो ये कि जो सेंटर टेप रेक्टिफायर था उसके अंदर हमको एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मर की जरूरत थी, एंड दैट वाज नोन एज सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है ये एक बल्कि सा सर्किट होता था, तो इस सर्किट को हम जहां पर भी यूज करते थे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत ही बल्कि बन जाता था। और आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बहुत ही हल्का बनाना चाहते हैं, पोर्टेबल बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते थे कि हम इस सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर को रिप्लेस कर दें एक सिंपल सर्किट से जो कि बहुत ही हल्का हो, बहुत ही पोर्टेबल हो। दूसरा कारण यह था कि जो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है ये एक एक्सपेंसिव अरेंजमेंट था, तो हम ये भी चाहते थे कि जो हमारा अरेंजमेंट बने वो एक सस्ता अरेंजमेंट बन जाए। यही कारण था कि हम कहते हैं कि हम इस सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर को रिप्लेस करते हैं और फिर एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट डिजाइन करते हैं। तो आइए समझते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट कैसा दिखता है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पे डायोड्स D1, D2, D3, D4 यहां पर अरेंज्ड है इन अ फॉर्म ऑफ ब्रिज। आप ये समझ सकते हैं कि इसको ब्रिज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इसी तरीके से रेजिस्टेंस को अरेंज करते थे, तो क्योंकि उसी तरह की डिजाइन है इसीलिए इसको हम ब्रिज सर्किट बोल रहे हैं। तो यहां पर डायोड्स को अरेंज कर दिया गया है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर D1, D2, D3 एंड D4। अब ये सब जो डायोड्स हैं ये रेक्टिफिकेशन में हमारी मदद करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर लोड रेजिस्टेंस R दिखाया गया है जिसके अक्रॉस हमको आउटपुट चाहिए होता है, और यहां पर इनपुट टर्मिनल्स दिखाए गए हैं। यहां पर लगाया जाएगा इनपुट और ये लगाया जाएगा एक AC वोल्टेज जिसको हमको रेक्टिफाई करना है, एंड दिस इज द VI, दैट इज द इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज कैसा है, एक AC वोल्टेज। तो समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो बताइए, सबसे पहले इनपुट साइकिल जब आएगी तो हमारे पास में वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज यहां पर पॉजिटिव होगा तो ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, ये टर्मिनल हो जाएगा लो पोटेंशियल पे। और खुद सोचिए कि जब ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे, तो समझते हैं कि कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे और कौन कौन से डायोड रिवर्स बायस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डायोड D2 जो है, इसका जो P साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो बताओ ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि जो D1 का जो N है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। बताओ D4 का जो P है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, बताओ ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और बताइए, हम कह सकते हैं कि ये N जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों डायोड्स हो जाते हैं, D2 और D3 हो जाते हैं फॉरवर्ड बायस, और D1 और D4 हो जाते हैं रिवर्स बायस। और जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो ये दोनों कंडक्ट करेंगे, यानी हम कहेंगे ये दोनों हो जाते हैं ऑन, ये दोनों हो जाते हैं ऑन। यहां पे लिख दिया गया है ऑन। और आप कहते हैं क्योंकि ये दोनों रिवर्स बायस हो जाते हैं, ये ओपन सर्किट हो जाते हैं, यानी हम कह देंगे ये ऑफ हो जाएंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पे लिख दिया है ऑफ। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जब ये कंडक्ट करेंगे, जब डायोड D2 और D3 कंडक्ट करेंगे तो किस तरह से करंट फ्लो होता है, आइए समझते हैं, और किस तरह से हमको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिलता है। तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल आप कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों हो चुके हैं ऑफ, ये ओपन सर्किट हो गए हैं, इसलिए हमने यहां पे इनको उड़ा दिया है।
आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, इसको हमने यहां पे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। आप ये भी जानते हैं कि जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, तो आप जानते हैं कि यहां पे हाई पोटेंशियल माना गया था, यहां पे क्या माना गया, लो पोटेंशियल फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब यहां पे हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो करंट जाएगा ऐसे, फिर इस ब्रांच में फ्लो होगा, फिर एंटर करेगा इस लोड रेजिस्टेंस में, फिर इस ब्रांच में जाएगा और फिर आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे। बताओ जितना भी वोल्टेज यहां पर अपीयर हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस लोड रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, यानी हम कहेंगे कि जितना भी इनपुट था उतना का उतना आउटपुट पे हमको नजर आने लग जाएगा। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो बताओ जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करोगे तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि आप कहोगे यहां पे लो पोटेंशियल, यहां पे हाई पोटेंशियल। और अगर यहां पर लो पोटेंशियल और यहां पर हाई पोटेंशियल मानने लग जाओगे तो आप कहोगे जो डायोड्स पहले फॉरवर्ड बायस थे अब रिवर्स बायस हो जाएंगे, और जो रिवर्स बायस थे वो क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि इस बार ये वाले डायोड्स कंडक्ट करेंगे और ये वाले डायोड्स क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट। तो आइए समझते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको ये सर्किट कैसे नजर आता है। तो देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमने कहा कि ये जो दो डायोड्स थे D2 और D3 ये तो हो जाएंगे ओपन सर्किट, पर इस बार D1 और D4 कंडक्ट कर रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट जाएगा फिर इस ब्रांच में जाएगा, फिर लोड रेजिस्टेंस के अंदर एंटर करेगा और फिर नेगेटिव साइड पर आ जाएगा। बताइए आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों ही केसेस में, दोनों ही साइकिल्स में जो करंट एंटर कर रहा है दैट इज एंटरिंग इनटू द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में किधर एंटर कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल की तो बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर करंट किधर एंटर कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बताओ क्योंकि दोनों ही केसेस में करंट का डायरेक्शन एक है, यूनिडायरेक्शनल है, इसीलिए जो हम आउटपुट है उसको भी एक ही डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए क्या हम कह सकते हैं कि हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक ऐसे वोल्टेज में बदल दिया है जो कि सिर्फ एक ही साइड पर लाई करता है। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने एसी को डीसी में बदल दिया है। अब यह है हमारे पास में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। बताइए इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती होगी। बट इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो एग्जैक्टली एज दैट ऑफ द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर होती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 81.2%। हम यहां पे कह सकते हैं कि जो इसकी एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल्स टू 81.2%। अब एक और बात है जो कि हमको इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पता होनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको ये सर्किट डायग्राम दे दिया जाता है, आपको डायोड्स इस तरह से अरेंज करके दे दिए जाते हैं सर्किट में, और आपको इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स नहीं दिखाया जाता। आपको यह नहीं बताया जाता कि कहां पे इनपुट एसी सिग्नल लगाया गया है और कहां पे लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। आपको सिर्फ ये डायोड्स का ब्रिज सर्किट बना दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए किन टर्मिनल्स पे इनपुट को कनेक्ट किया जाए और किन टर्मिनल्स पे लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए ताकि हमको एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट मिल जाए, ताकि हमको एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट मिल जाए। तो यहां पर नोट करने लायक बात यह है कि हम इनपुट उन दो टर्मिनल्स के बीच में लगाते हैं जहां पर दो डायोड एक दूसरे से अपोजिट पोलैरिटी पे मिलते हैं। अब बड़े ध्यान से नोटिस करें, मैंने यहां पर लगाया है इनपुट और यहां पर लगाया है इनपुट, इन दो टर्मिनल्स के बीच में इनपुट लगाया है। और अगर आप इस टर्मिनल को बड़े ध्यान से देखें तो इस टर्मिनल पे ये जो दो डायोड्स हैं एक दूसरे से अपोजिट पोलैरिटी में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायोड का तो P है और इस डायोड का N है, ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी में मिले। सिमिलरली आप देखो कि इस डायोड का P और इस डायोड का क्या है, N। तो जहां पर भी दो डायोड्स अपोजिट पोलैरिटी में होते हैं उन टर्मिनल्स पे तो हम इनपुट लगाते हैं, और जहां पर भी दो डायोड सेम पोलैरिटी में मिलते हैं हम कहते हैं कि वहां पर हम लोड रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट करते हैं। हम किसको कनेक्ट करते हैं, लोड रेजिस्टेंस RL को, वहां पे हम आउटपुट को निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला टर्मिनल और ये वाला जो टर्मिनल है यहां पर हम आउटपुट को लेंगे और यहां पर जो दो डायोड्स हैं वो सेम पोलैरिटी में मिल रहे हैं। आप देखो ये वाला जो डायोड है और ये वाला जो डायोड है, D1 और D3 जो डायोड हैं इनके P और P मिल रहे हैं इस जगह पे, और D2 और D4 के जो N और N है वो मिल रहे हैं इस जगह पे। That simply means output should be taken across the terminals where the two diode meet in same polarity, and the input should be applied where the two diodes meet in opposite polarity. तो यही नोट हमने लिखा है कि input should be connected at the points where the two diodes meet with opposite polarity, and the output should be taken across the terminals where the two diodes are connected with the
सेम पोलैरिटी। तो ये बात हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था। आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है और आपको यहां पे सर्किट के अंदर 4 डायोड्स दिखा दिए गए हैं, टर्मिनल ए बी सी डी दिखा दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये सर्किट एक फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा था तो बताइए इनपुट किन 2 टर्मिनल्स पे लगाने चाहिए और आउटपुट किन 2 टर्मिनल्स के बीच में निकालने चाहिए। दैट सिंपली मींस इनपुट एसी सिग्नल कहां पे लगाएं और लोड रेजिस्टेंस को कहां पर कनेक्ट करें। तो आइए समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप तो अभी अभी ऐसा पढ़ चुके हैं कि इनपुट वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पर डायोड्स अपोजिट पोलैरिटी में मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस बी टर्मिनल की, किसकी बात करूं? बी टर्मिनल की, तो आप देखेंगे कि बी टर्मिनल पे इस डायोड का P मिल रहा है और इस डायोड का N मिल रहा है, यानी कि ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी में मिल रहे हैं, यानी कि ये इनपुट टर्मिनल होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस सी टर्मिनल की, तो आप कह सकते हैं कि इस डायोड का P और इस वाले डायोड का N इस सी टर्मिनल पे मिल रहा है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि B और C वो टर्मिनल है जहां पर इनपुट AC सिग्नल को कनेक्ट करना चाहिए। जहां पर इनपुट AC सिग्नल को कनेक्ट करना चाहिए वो टर्मिनल्स कौन से हो गए? B और C। दैट सिंपली मींस बचे हुए टर्मिनल्स वो टर्मिनल्स हो गए जहां पे लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना चाहिए। तो बताओ, लोड रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड D। यहां पर लोड रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट कर देना चाहिए। तो बताइए, अगर मैं इन पॉइंट्स A और D के बारे में बात करूं तो देखो, A जो टर्मिनल है, इस A टर्मिनल पे इस वाले डायोड का P और इस वाले डायोड का P मिल रहा है, यानी दोनों सेम पोलैरिटी में मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं D पॉइंट की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों डायोड्स के जो N हैं वो इस D पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी कि सेम पोलैरिटी में मिल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमने लोड रेजिस्टेंस वहां पर कनेक्ट किया है जहां पे 2 डायोड्स सेम पोलैरिटी में मिलते हैं, और जहां पर 2 डायोड्स अपोजिट पोलैरिटी में मिलते हैं वहां पर हमने इनपुट AC सिग्नल कनेक्ट किया है। तो आपका जो आंसर यहां पे होगा वो होगा कि इनपुट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स B एंड C, और जो आउटपुट हैं, आउटपुट टर्मिनल्स हैं, दैट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड D। और ये जहां कहीं पे भी हमको ऑप्शंस में मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं कि आपसे कहा गया कि इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स बताने हैं, तो इनपुट टर्मिनल्स कौन हो जाएंगे? B एंड C, और आउटपुट टर्मिनल्स कौन हो जाएंगे? A एंड D। यानी हम कह सकते हैं कि ये सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो ये बात रही इस क्वेश्चन की। अब आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की जो कि हमको रेक्टिफायर्स के बारे में पता होने चाहिए। और जो सबसे पहला पैरामीटर आपको दिखाया गया है दैट इज पल्स फ्रीक्वेंसी। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक AC सिग्नल दिखाया गया है, और हमको इस AC सिग्नल को जब रेक्टिफायर से पास कराया गया तो कैसा आउटपुट मिला यह भी हमको बता दिया गया है। अब आपसे कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपको इनपुट की पल्स फ्रीक्वेंसी पता है तो बताओ रेक्टिफायर से पास कराने के बाद में पल्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। तो जब भी हम पल्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कैसे प्रोसीड करते हैं, आइए समझते हैं। तो आप देखिए कि इस AC सिग्नल के अंदर अगर मैं पल्सेस काउंट करने की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव पल्सेस, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स दोनों काउंट करनी है। तो अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स दोनों काउंट करनी है तो मैं कह सकता हूं कि इस AC सिग्नल में हमारे पास में 4 पल्सेस हैं। दैट सिंपली मींस मेरे पास में 2 पॉजिटिव पीक्स हैं और 2 ही नेगेटिव पीक्स हैं, यानी कितनी पल्सेस हो गई? 4 पल्सेस। जब मैं इसी AC सिग्नल को हाफ वेव रेक्टिफायर से पास कराता हूं तो आप जानते हैं कि आउटपुट ऐसा आता है, और जब आपके पास में आउटपुट ऐसा आता है तो आप कहते हैं कि जो आपके पास में पल्सेस हैं वो आधी रह जाती हैं। यानी पहले आपके पास में 4 पल्सेस थी, अब आपके पास में पल्सेस रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ 2। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर इनपुट पल्स फ्रीक्वेंसी f थी तो आउटपुट पल्स फ्रीक्वेंसी f/2 हो जाती है। आउटपुट पल्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? f/2 आफ्टर पासिंग थ्रू हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात कर रहा होता फुल वेव रेक्टिफायर की, तो खुद सोचिए कि अगर मैं कहता कि ये AC सिग्नल है तो बताओ अगर इसके अंदर जो हमको पल्सेस मिल रही हैं अगर वो 4 मिल रही हैं, तो जब मैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर से पास कराता तो मेरे पास में 4 पॉजिटिव पीक्स आते। यानी मैं कहता कि मेरे पास में वापस से 4 पल्सेस आते, तो मेरे पास में यहां पर भी 4 पल्सेस थी, यहां पर भी 4 पल्सेस हैं। दैट सिंपली मींस अगर मैं कहूं कि इनपुट पल्स फ्रीक्वेंसी f है तो फुल वेव रेक्टिफायर के बाद में भी जो पल्स फ्रीक्वेंसी होगी वो f ही रहेगी। नाउ दैट इज ऑल अबाउट पल्स फ्रीक्वेंसी।
पल्स फ्रीक्वेंसी के टाइम पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स दोनों काउंट कर लेनी होती है और फिर पल्स फ्रीक्वेंसी का आंसर कर देना होता है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट फैक्टर की, एंड दैट इज रिपल फ्रीक्वेंसी। और जब भी हम रिपल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइकिल्स, और आप जानते हैं कि जो साइकिल्स होती हैं वो एक ऐसा पर्टिकुलर शेप होता है जो कि अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट करता है। तो बड़े ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास में ये एक एसी सिग्नल है, ये देखो ये एक एसी सिग्नल है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो बताइए आप कह सकते हैं कि ये जो एसी सिग्नल है 2 बार रिपीट किया, तो बताओ मेरे पास में एसी सिग्नल की कितनी साइकिल्स हैं इतने गिवन टाइम में? 2। हमारे पास में एसी सिग्नल की कितनी साइकिल्स हैं? 2। 1 इज दिस साइकिल और यही शेप वापस से रिपीट हो गया तो हम कहेंगे दिस इज सेकंड साइकिल। अब मैं इस एसी सिग्नल की साइकिल्स को जब हाफ वेव रेक्टिफायर से पास कराता हूं तो हमारा आउटपुट ऐसा आता है। अब ये जो आउटपुट मिला है ये एक डीसी सिग्नल मिल गया है। ये कैसा मिल गया है? डीसी सिग्नल। और इस डीसी सिग्नल की एक साइकिल ये है, इस डीसी सिग्नल की एक साइकिल ये है, दैट सिंपली मींस पहले मिलती है पॉजिटिव पीक फिर मिलता है 0। बताइए क्या इस समय के बाद में क्या यही शेप वापस से रिपीट करने लग जाता है? हां, यही शेप वापस से रिपीट करने लग जाता है। दैट सिंपली मींस मैं कहता हूं कि मुझे उतने ही गिवन टाइम में 2 साइकिल्स मिलती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यहां पर 2 साइकिल्स हैं तो यहां पर भी 2 साइकिल्स हैं। दैट सिंपली मींस अगर मैं कहूं कि इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी f थी तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में भी इन जो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू f। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में जो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट विल बी f। पर सोचिए अगर मैं बात करता फुल वेव रेक्टिफायर की तो आप समझ सकते हैं कि इस आउटपुट के दौरान जो शेप है वो जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है, जो शेप है वो जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है। दैट सिंपली मींस अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं तो इसकी एक साइकिल सिर्फ इतनी सी ही है जितनी दिखाई गई है। तो बताओ ये जो साइकिल है क्या ये 4 बार रिपीट कर रही है इन द गिवन टाइम? तो हम कह सकते हैं कि हां ये वाली साइकिल अब 4 बार रिपीट कर रही है इन द गिवन टाइम। तो अगर मैं कहूं कि इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी f है, इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी है? f, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी आएगी आफ्टर द फुल वेव रेक्टिफायर दैट विल बिकम 2f। दैट सिंपली मींस अगर मेरे पास में यहां पर 2 साइकिल्स थी तो ये फुल वेव रेक्टिफायर से पास कराने के बाद में कितनी साइकिल्स बन गई? 4 साइकिल्स बन गई। कितनी साइकिल्स बन गई? 4 साइकिल्स बन गई। तो दैट इज अबाउट द पल्स फ्रीक्वेंसी एंड द रिपल फ्रीक्वेंसी। पल्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते टाइम हम हाफ साइकिल्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जब हम रिपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वी कैलकुलेट द साइकिल्स, वी कैलकुलेट द कंप्लीट साइकिल। तो दैट इज अबाउट पल्स फ्रीक्वेंसी एंड रिपल फ्रीक्वेंसी। अब आइए बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स की। तो जो कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि कई बार डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो है आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू। तो हमको आरएमएस वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर से हमको आउटपुट मिलता है उसकी जो आरएमएस वैल्यू आती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू V0/2, एंड फ्रॉम द फुल वेव रेक्टिफायर इट कम्स आउट इक्वल्स टू V0/√2। आप जानते हैं कि जो V0 होती है यहां पे होती है पीक वैल्यू। अब ये जो आरएमएस वैल्यू है और ये जो डीसी वैल्यू है आप कैलकुलेट करना सीख चुके हैं इन द चैप्टर एसी, ठीक है। हम क्योंकि यहां पर फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के जो आउटपुट होते हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट होते हैं, हम उनकी आरएमएस और डीसी वैल्यू को डायरेक्टली याद रख लेते हैं। अगर हम इनको डायरेक्टली याद रख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के बजाय डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं, इसीलिए हम इनकी वैल्यूज को डायरेक्टली याद कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अब डीसी वैल्यू की, दैट सिंपली मींस द एवरेज वैल्यू और द मीन वैल्यू। तो हमको जो हाफ वेव रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है उसकी जो डीसी और एवरेज वैल्यू होती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू V0/π, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उससे जो एवरेज और डीसी वैल्यू मिलती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 2V0/π। अब आइए बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द फुल वेव रेक्टिफायर। आप जानते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी होती है 40.6% एंड दैट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर दैट इज इक्वल्स टू 81.2%। नाउ दैट इज ऑल अबाउट द रेक्टिफायर। अब आइए समझते हैं कि इन पैरामीटर्स पे से किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको कहा गया है कि इन द हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट सिग्नल इज V is equals to 220 sin omega t and load resistance is 2 kilo ohm. Then the output DC current is, आपसे आउटपुट DC करंट पूछा गया है, आपसे IDC पूछा गया है।
और आप खुद बताइए कि अगर आपको IDC पूछा गया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि IDC शुड बी इक्वल्स टू VDC अपॉन R। अब अगर IDC VDC अपॉन R होता है तो आप जानते हैं कि जो VDC V मीन की वैल्यू होती है फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, वो अभी अभी हमने पढ़ी थी, दैट कम्स आउट इक्वल्स टू V नॉट अपॉन पाई। कितनी आती है? V नॉट अपॉन पाई। तो मैं VDC की वैल्यू को V नॉट अपॉन पाई सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी अभी याद की थी, एंड दैट इज V नॉट अपॉन पाई इंटू R। ये आ गई हमारे पास में VDC की वैल्यू। ठीक है, अब आप जानते हैं कि V नॉट कौन है? V नॉट है पीक वैल्यू, और आपके पास में जो सिग्नल है वहां पर पीक वैल्यू यहां पर दिखाई गई है, दैट इज इक्वल टू V नॉट। और अगर ये V नॉट है दैट मींस इट इज इक्वल टू 220 इन दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर 220 सब्स्टिट्यूट कर दूं, बताओ आप जानते हैं कि पाई कितना होता है? 22/7। और आपके पास में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 किलो ओम। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये निकल के आता है आपके पास में 35 मिली एम्पियर, एंड दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। तो ये बात रही हमारे रेक्टिफायर सर्किट्स की और उन पे बनने वाले क्वेश्चंस की। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज फिल्टर सर्किट। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास सामने आती है वो ये आती है कि आखिरकार हमको इन फिल्टर सर्किट की क्यों जरूरत पड़ती है। तो समझने लायक बात यह है कि आपके पास में सबसे पहले होता था एक AC सिग्नल, और AC सिग्नल जो है वहां पर जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स के अंदर ऑल्टरनेट करता था कुछ इस तरीके से। जब आप इस AC सिग्नल को एक रेक्टिफायर से पास करा देते थे, जब आप इस AC सिग्नल को एक रेक्टिफायर से पास करा देते थे, तो बताइए आपके पास में जो आउटपुट आया करता था वो एक DC सिग्नल आया करता था, पर वो DC सिग्नल कुछ इस तरह का दिखा करता था। आप देख सकते हैं कि दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द रेक्टिफायर। बताओ ये कौन सा रेक्टिफायर का आउटपुट है? फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर? तो आप कहेंगे दिस इज द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। ये किसका आउटपुट है? फुल वेव रेक्टिफायर। पर अगर आप इस DC को बड़े ध्यान से देखें तो इस DC के अंदर जो वोल्टेज है वो भी समय के साथ में मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है। समय के साथ में मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि फ्लक्चुएट कर रहा है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि हमको जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिल रहा था वो एक कांस्टेंट DC नहीं है बल्कि एक फ्लक्चुएटिंग DC है। कैसा DC है? फ्लक्चुएटिंग DC। इसी DC को नाम दिया जाता है फ्लक्चुएटिंग DC, और इसी DC को एक और नाम दिया जाता है दैट इज नोन एज पल्सेटिंग DC। कैसा DC? पल्सेटिंग DC। अब बताइए हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था एक कांस्टेंट DC, एक प्योर DC ऑब्टेन करना। और कांस्टेंट DC कैसा दिखता है आइए समझते हैं। आप जानते हैं कि कांस्टेंट DC एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल होना चाहिए। दैट सिंपली मींस इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइन दिस। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज का लेवल मिलना चाहिए था, ये आपका टारगेट था। तो ऐसे कांस्टेंट DC वोल्टेज को अटेन करने के लिए हम फिल्टर सर्किट को यूज करते हैं। दैट सिंपली मींस हम रेक्टिफायर सर्किट के अंदर स्मूदनिंग फिल्टर्स को यूज करते हैं टू गेट द कांस्टेंट DC वोल्टेज, टू गेट द कांस्टेंट DC वोल्टेज। तो इस आउटपुट को हम पास कराते हैं फिर फिल्टर सर्किट से। इस पल्सेटिंग DC को हम पास कराते हैं फिर फिल्टर सर्किट से। उसको पास कराने के बाद में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलना चाहिए। तो आइए अब इसी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि किस तरह से एक फिल्टर सर्किट इस पल्सेटिंग DC को एक कांस्टेंट DC में बदलने के काम आता है। तो इसी को वन बाय वन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन सब बातों को यहां से हटा देता हूं और अब डिटेल में एक बाय एक सारी बातों को वापस से रिपीट करते हैं। तो देखिए फिल्टर सर्किट का क्या काम है? फिल्टर सर्किट का काम है दैट ये एक पल्सेटिंग DC को कांस्टेंट DC में बदलता है। किसको किस में बदलता है? पल्सेटिंग DC को कांस्टेंट DC। पल्सेटिंग DC कौन था? जो कि रेक्टिफायर का आउटपुट था। अब इस रेक्टिफायर के आउटपुट को हमको स्मूथ DC बनाना है, इसीलिए हम फिल्टर को यूज करते हैं। तो ये फिल्टर सर्किट आखिरकार क्या है? तो हमको पढ़ना है कैपेसिटर फिल्टर। हमको कौन सा फिल्टर पढ़ना है? कैपेसिटर फिल्टर। तो ये जो कैपेसिटर फिल्टर होता है ये कौन होता है? इट इज नथिंग बट जस्ट अ बिग कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड। दैट सिंपली मींस आप याद करो कि जो आप लोड रेजिस्टेंस बना रहे थे इन द रेक्टिफायर सर्किट, अगर उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया जाएगा, एक बड़ा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी होगी, अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए इन पैरेलल विद द लोड, तो हम कहेंगे कि यही एक फिल्टर सर्किट है। अब आगे की बात करते हैं।
कि हम कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में ऐसा सर्किट था। आप देखो ऐसा सर्किट, आप देखोगे अगर इस सर्किट को बड़े ध्यान से, तो आपके पास में एक डायोड डी है जिसको एक सिग्नल से कनेक्ट कर दिया गया है। लेट मी से कि एक एसी सिग्नल है, और यहां पर आपको एक लोड रेजिस्टेंस के बजाय एक कैपेसिटर दिखा दिया गया है। तो आप समझते हैं कि अगर हम यहां से एसी सिग्नल अप्लाई करें जो कि इस तरह से वेरी कर रहा था, तो जब हम यहां पे लोड रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी मैं यहां पे लोड रेजिस्टेंस के बजाय कैपेसिटर लगा देता हूं, तो आप तो जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर कब चार्ज होता है? कैपेसिटर तब चार्ज होता है जब इसके ऊपर जो स्टोर्ड वोल्टेज होता है वो इनपुट साइकिल के वोल्टेज से कम होता है। और कैपेसिटर कब डिस्चार्ज होता है? कैपेसिटर तब डिस्चार्ज होता है जब इसके ऊपर जो वोल्टेज होता है वो इनपुट साइकिल के वोल्टेज से ज्यादा होता है। मैं वापस से रिपीट करता हूं सिंपल शब्दों में कि कैपेसिटर तब लेगा जब इसके पास में कमी होगी, और कैपेसिटर तब देगा जब इसके पास में ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास में ऐसा एसी सिग्नल आ रहा था, तो बताइए जब एसी सिग्नल पहली बार बढ़ता है तो हमारा कैपेसिटर जिसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं था, कोई वोल्टेज नहीं था, इनपुट साइकिल के लिए पहले ये पीक वैल्यू पे चार्ज होता है। इनपुट साइकिल के लिए पहले पीक वैल्यू पे चार्ज होता है। अब आपके ऊपर जो कैपेसिटर है, आपके पास में जो कैपेसिटर है, ये पीक वैल्यू पे चार्ज हो चुका है। अगर कैपेसिटर पीक वैल्यू पे चार्ज हो चुका है तो बताइए ये कैपेसिटर के ऊपर आ चुका है एक वोल्टेज, लेट मी से कि ये वीपी आ चुका है, ठीक है। अब बताइए ये जो इनपुट साइकिल है ये तो समय के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स में बदल रही थी। बताइए कुछ समय के बाद में ये जो इनपुट साइकिल है इसका वोल्टेज कम होगा। ये जो इनपुट साइकिल यहां से मिल रही थी इसका वोल्टेज कम होगा। दैट सिंपली मींस पी साइड ऑफ जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पे आ जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एन साइड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो तो पीक वैल्यू पे चार्ज हो चुका है जब इनपुट साइकिल आ रही थी, तो यहां वाला पोटेंशियल तो आ चुका है ज्यादा। बताइए अगर ये टर्मिनल ज्यादा पोटेंशियल पे आ चुका है और जब इनपुट साइकिल कम हो रही है तो आप कहोगे कि ये वाला जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पे आ गया है। कहां पे आ गया है? लो पोटेंशियल पे। और अगर ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे आ गया है तो आप कहोगे कि अब ये जो डायोड आपके पास में यहां पे मिल रहा है ये कैसा हो चुका है? रिवर्स बायस। और सोचिए अगर ये डायोड हो चुका है रिवर्स बायस, दैट सिंपली मींस आप इसको किससे रिप्लेस कर दोगे? ओपन सर्किट से। अब एक छोटी सी बात बताइए, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है, इनपुट साइकिल का जो वोल्टेज है वो कम हो रहा है। आप जानते हैं कि कैपेसिटर तब वोल्टेज देगा जब उसके पास में ज्यादा होगा। दैट सिंपली मींस जब इनपुट साइकिल का वोल्टेज कम था तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। पर आप अगर बड़े ध्यान से देखिए तो इस सर्किट में कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का कोई रास्ता ही नहीं दिया गया है। अगर आप बात करें कि सर कैपेसिटर यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कैपेसिटर यहां से डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय के लिए जब ये मैक्सिमम पर है और इसका वोल्टेज कम है तो ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो चुका है, और अगर ये डायोड रिवर्स बायस हो चुका है तो ये ओपन सर्किट हो चुका है, तो ये करंट को उल्टे डायरेक्शन में बहने ही नहीं देगा। दैट सिंपली मींस जितना वोल्टेज इस कैपेसिटर के ऊपर है उतना ही वोल्टेज अब कांस्टेंट मेंटेन होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट होता है तो यह पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाता है और फिर जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट बन जाता है। वोल्टेज कैसा बन जाता है? कांस्टेंट। यानी अगर आपके पास में ऐसा सर्किट हो जहां पे सिर्फ कैपेसिटर हो और कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं हो, तो आप कहोगे कि आपका कैपेसिटर पीक वैल्यू पे चार्ज होगा और वोल्टेज कैसा रह जाएगा? कांस्टेंट। बट आप खुद सोचिए कि अगर आप एक रेक्टिफायर सर्किट यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप रेक्टिफायर सर्किट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप एसी को डीसी में बदलना चाहते हैं। आप एसी को डीसी में इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप, वो डीसी पे काम कर रहा है। आपको अपने मोबाइल को डीसी पे चार्ज करना है, आपके अपने लैपटॉप को डीसी से चार्ज करना है, आपके लैपटॉप के अंदर बैटरी, आपके मोबाइल में बैटरी, आपको उसको डीसी पे चार्ज करना है, इसीलिए आप ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। तो खुद सोचिए कि अगर आपके पास में एक मोबाइल का चार्जर होगा तो एट द एंड ऑफ द डे आप उससे एक मोबाइल को कनेक्ट करेंगे ताकि आपका मोबाइल चार्ज हो पाए। दैट सिंपली मींस आप इस सर्किट से एंड ऑफ द डे पे लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे ही सही। और जैसे ही आप यहां पर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, बताओ क्या इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का रास्ता मिल जाएगा?
आप कहेंगे कि जैसे हम सर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का रास्ता मिल जाएगा, और अगर कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का रास्ता मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि ये जो वोल्टेज जो पहले पीक पे था, जो कि पहले डिस्चार्ज नहीं हो पाता था, अब समय के साथ में डिस्चार्ज होने लगेगा। अब समय के साथ में डिस्चार्ज होने लगेगा। बताइए, ये जो लोड रेजिस्टेंस हमने लगाया है इसकी वजह से अब कैपेसिटर का वोल्टेज कम होने लग गया है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया है। पर आप ये जानते हैं कि कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ तब तक डिस्चार्ज हो सकता है जब तक इसका जो वोल्टेज है वो इनपुट साइकिल के वोल्टेज से ज्यादा हो। और आप जानते हैं कि जो इनपुट साइकिल है वो बहुत ही जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय बाद इनपुट साइकिल का जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर के वोल्टेज से वापस से बढ़ेगा, और अगर वो कैपेसिटर के वोल्टेज से वापस बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि आपका कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। बताइए, इनपुट साइकिल फिर कम होगी तो आप कहोगे कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज करेगा। बताओ, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज करेगा, पर उतने ही समय के लिए डिस्चार्ज करेगा जितने समय के लिए कैपेसिटर का वोल्टेज इस इनपुट साइकिल के लिए वोल्टेज से ज्यादा होगा। बताइए, जैसे ही इनपुट साइकिल का वोल्टेज इस कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा होगा, इनपुट साइकिल वापस से कैपेसिटर को चार्ज कर देगी और ये वापस से पीक पे ले जाएगी। दैट सिंपली मींस आप देख सकते हैं कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो ऑलमोस्ट डीसी मिलने लग जाएगा। आपको कैसे मिलने लग जाएगा? ऑलमोस्ट डीसी, just because of the charging and discharging of this capacitor circuit। आप कह सकते हैं कि जो R और C यहां पर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं यही एक फिल्टर सर्किट है। अभी जितना भी प्रोसेस मैंने यहां पर आपको समझाया मैं इसी को बार बार डिटेल में डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके। पर सबसे पहले बताइए, ये जो डिस्चार्जिंग हुई ये किसकी वजह से हुई? ये जो डिस्चार्जिंग हुई है वो इस लोड रेजिस्टेंस RL की वजह से हुई है। ये लोड रेजिस्टेंस कौन है? ये लोड रेजिस्टेंस है या तो हमारा मोबाइल या फिर हमारा लैपटॉप। ये लोड रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमने इस रेक्टिफायर सर्किट के बाद में कनेक्ट कर दिया है। तो बताइए कि लोड रेजिस्टेंस की वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो जाके हमको यहां पर रिपल्स मिलने लग जाती हैं। अब रिपल्स कौन होती हैं? ये जो वेवफॉर्म हमको मिली है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिपल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिपल्स। तो ये जो हमको यहां पे मिल रही हैं, जो हमको डिस्चार्जिंग दिखाई जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? रिपल्स। तो जितनी भी बातें मैंने आपको सिखाई है, समझाई है, इसी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको यहां पे दिखाया गया है कि देखो ये एसी सिग्नल है और ये है आपके पास में कंप्लीट सर्किट। आप देखो यहां पे लगाया गया एसी सिग्नल, ये लगाया गया डायोड जो कि रेक्टिफिकेशन में काम आता है। ये जो आरएल और सी का पैरेलल सर्किट है यही फिल्टर सर्किट है। इसी को हम कैपेसिटर फिल्टर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? कैपेसिटर फिल्टर। और इसी सर्किट की मदद से अब हम आउटपुट के अंदर ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी मेंटेन करना चाहेंगे, यानी कि हम पल्सेटिंग डीसी को ज्यादा प्यूरिफाइड डीसी के अंदर बदलेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप की बात कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जब पहली बार इनपुट साइकिल आती है, जब पहली बार इनपुट साइकिल आती है तो इतने समय के लिए हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या होता है? चार्ज। हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज। बताओ कैपेसिटर कहां पे चार्ज होता है? पीक वैल्यू पे। इसीलिए आप कहते हैं कि जो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज आ जाता है वो आ जाता है पीक वोल्टेज। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ये आ गया पीक वोल्टेज। कैपेसिटर पे क्या आ गया? पीक वोल्टेज। अब बताओ इस कैपेसिटर पे आ चुका है पीक वोल्टेज, पर बताओ आगे चल के इनपुट साइकिल का जो वोल्टेज है वो कम होएगा। जब इनपुट साइकिल का वोल्टेज कम होगा और कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा होगा तो बताओ कैपेसिटर क्या करेगा? डिस्चार्ज। और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का रास्ता कौन सा है? ये वाला लूप या वो वाला लूप? तो आप कहेंगे सर ये वाला लूप तो अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बायस हो चुका होगा। तो बताओ इस वाले लूप के थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। और अगर इस वाले लूप के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा तो आइए हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि आप देख सकते हैं कि इस साइकिल के लिए इतने समय के लिए इनपुट साइकिल जो है उसका जो वोल्टेज होता है वो कैपेसिटर पे जो स्टोर्ड वोल्टेज है उससे कम होता है। और इतने समय के लिए जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। उतने समय के लिए हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा होता है? डिस्चार्ज हो रहा होता है थ्रू द आरएल। ये आरएल के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा होता है। और अगर मैं कहूं कि आरएल के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा होता है तो बताइए हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर पे स्टोर्ड वोल्टेज है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। हम चाहते हैं कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो धीरे धीरे करके कम हो। अब अगर हम कैपेसिटर के वोल्टेज को धीरे धीरे करके कम करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग तब धीरे धीरे होती है जब टाइम कांस्टेंट जो होता है दैट इज टाउ इक्वल्स टू आरसी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है।
हम क्या चाहते हैं कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग धीरे धीरे हो, और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कब धीरे धीरे होती है, जब टाउ की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हम इस सर्किट के अंदर आरएल और सी की वैल्यू को कैसा चूज करते हैं, बड़ा, ताकि जो डिस्चार्जिंग हो कैसी हो, धीरे धीरे करके हो। हमको डिस्चार्जिंग धीरे धीरे क्यों चाहिए, हम डिस्चार्जिंग धीरे धीरे इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करना चाहते हैं। तो उतने समय के लिए जब इनपुट साइकिल का वोल्टेज इस कैपेसिटर के स्टोर्ड वोल्टेज से ज्यादा था तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाता है। अब एक समय ऐसा आता है कि इस साइकिल के बाद में जो इनपुट साइकिल का वोल्टेज होता है वो वापस से कैपेसिटर वाले वोल्टेज से बड़ा हो जाता है। जब इनपुट साइकिल इसके बाद में बढ़ती है तो हम कहते हैं कि जो इनपुट साइकिल का वोल्टेज होता है वो वापस से बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कैपेसिटर का वोल्टेज। तो बताओ, अगर इसका वोल्टेज इससे बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे ये डायोड वापस से कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। जब ये डायोड वापस से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कैपेसिटर वापस से चार्ज होने लग जाएगा, और कैपेसिटर वापस से चार्ज होने लग जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमको नेक्स्ट साइकिल मिलेगी उसके अंदर इनपुट साइकिल के आने के साथ में कैपेसिटर वापस से पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है। दैट सिंपली मींस इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। अब आपको ऐसा आउटपुट तब दिखेगा जब ये हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। पर आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास में फुल वेव रेक्टिफायर हो तो ये जो रिपल्स बन रही हैं इनको, क्योंकि इनपुट साइकिल्स जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगी, ये जो रिपल्स मिल रही हैं क्योंकि इनको इनपुट साइकिल्स जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगी, इसीलिए ये जो पीक वैल्यू है ये जल्दी जल्दी आने लग जाएगी। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस तब रिड्यूस की जा सकती हैं जब इनपुट साइकिल्स जल्दी जल्दी मिलने लग जाएं। आप खुद सोचो कि ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास में अगर एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी पीक्स इससे भी जल्दी आ रही हैं, तो आप कहेंगे कि ये पीक वैल्यू पे चार्ज होगा और फिर इसको डिस्चार्ज करने का कम से कम मौका मिलेगा, इसलिए जो वोल्टेज होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मेंटेन हो जाएगा। अगर मैं एक और रेक्टिफायर सर्किट लेता जहां पे इनपुट फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती तो आप कहते कि सर उसके जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे होते, और अगर नंबर ऑफ लूप्स जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे होते तो आप कहते कि हमको डिस्चार्जिंग का मौका ही नहीं मिलता, और अगर हमको डिस्चार्जिंग का मौका ही नहीं मिलता तो मैं कहता कि जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही मेंटेन हो जाता। दैट सिंपली मींस अगर मुझसे ऐसा पूछ लिया जाए कि टू रिड्यूस द रिपल्स इन अ रेक्टिफायर सर्किट विद द कैपेसिटर फिल्टर, बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, हमको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, आपको पहला बोला गया कि लोड रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीज्ड। बताओ, अगर लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो क्या टाउ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टाउ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो डिस्चार्जिंग धीरे धीरे करके होगी, एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हां ये सही ऑप्शन है। बताइए, दूसरा ऑप्शन कहता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड। अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इनपुट जल्दी जल्दी रिपीट करेगा, अगर इनपुट जल्दी जल्दी रिपीट करेगा तो डिस्चार्जिंग का टाइम कम मिलेगा, और अगर डिस्चार्जिंग का टाइम कम मिलेगा तो जो वोल्टेज होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। दैट सिंपली मींस ये ऑप्शन गलत है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, बल्कि सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। अब लास्ट बात करते हैं कि कैपेसिटर्स विद द हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज्ड। तो हां, कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए, कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि टाउ इक्वल्स टू आर सी के अंदर अगर आर ज्यादा होगा, सी ज्यादा होगा तो टाउ भी ज्यादा होगा, तो डिस्चार्जिंग धीरे धीरे करके होगी, और हम कह सकते हैं कि हमको एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी मिल पाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द फिल्टर सर्किट्स।